हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ सौरभ हैं और सौरभ कुमार आए हैं मधुबनी से और हम ईवीएस में पढ़ते हैं। सौरभ का स्कोर है 131 पेपर 1 में। सीटेट का जो एग्जाम हुआ इस बार और कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एग्जाम रहा। मधुबनी से हमें याद आता है क्या, मधुबनी पेंटिंग्स, मिथिला पेंटिंग जो कि नेचुरल कलर्स से बनती है और सौरभ ये लेकर के आए अपनी फैमिली में किसी से बनवा करके और इतनी प्यारी सी पेंटिंग है। दूसरा, ये ग्लास टूट गया था रास्ते में ट्रेन में लाने में क्योंकि मधुबनी से सीधे आए हैं यहाँ पर, तो ये इन्होंने फिर से बनवाया यहाँ आकर के। मतलब कल आ गए थे दिल्ली और ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बड़ी इमोशनल चीज़ें होती हैं ये। मेरे घर में वैसे भी आधे से ज़्यादा क्या सारी ही चीज़ें गिफ्टेड हैं, चाहे वो सरस्वती माँ की एक प्रतिमा हो, चाहे वो इतने सारी चीज़ें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ सिलेक्शन लेके, अच्छे नंबर लेके, तो गिफ्ट ज़रूर लाएँ। जहाँ से भी आप हैं वहाँ की लोकल चीज़ें, लास्ट टाइम उड़ीसा से मैडम आई थी वो लेकर के आई थी। मजाक कर रही हूँ खैर, बट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सौरभ। और ये मेरी बड़ी इच्छा थी कि इसको हम दिखाएं और आपने लिखा भी है, सौरभ कुमार, जुलाई 2023। तो सौरभ पढ़ाई भी करके आए और गिफ्ट भी लेके आए। अब आप ये नेचुरल कलर से बनता है, बांस का आपने जिक्र किया, स्टिक से या नील वगैरह का यूज करते हैं, ये हम पढ़ते भी हैं। तो आप होपफुली मधुबनी पेंटिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जिसके नाम पे ये पेंटिंग का नाम पड़ा, ये हम पढ़ते हैं हर साल। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो 131 नंबर। और जैसा आपने मुझे बताया कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में किसी एक रूरल काफी रिमोट एरिया से जहाँ बिजली कुछ टाइम पहले आई है, वहां से आप हैं। जगह का नाम अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। मेरे गांव का नाम बलानपट्टी है। अच्छा। जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में खुटोना ब्लॉक में आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम पहुंच जाएंगे वहाँ। एड्रेस भी बता दीजिएगा। क्या मजाक कर रही हूँ। और सौरभ, आप क्या एज है आपकी, क्या करते हैं अभी, ये बताइए। मेरा एज मैम 22 ईयर्स है और अभी मैं DLED PTC घोघडिया से गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा हूँ जी। और मैं अभी मैम सेकेंड ईयर में हूँ। जुलाई में जस्ट फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म हुआ। इसके बाद एक महीने के आसपास तैयारी करने का मौका मिला सीटेट में, तो उसके बाद सिलेक्शन। बहुत बढ़िया। तो आपका अभी जो 131 स्कोर है इस बार का अच्छा स्कोर है, क्योंकि इस साल स्कोर कंपैरेटिवली जनरली हर साल मैं देखती हूँ कि 130, 135, 40 तक भी हम देखते हैं हर साल। कोई ना कोई इंटरव्यू आता ही आपके सामने, हम लोग करते हैं हर साल। आया था 143। हाँ, 143 अनुराग का था, 141 सचिन का था और भी लास्ट ईयर अनुष्का के 140 नंबर थे। इस बार हमें 140 वाला बंदा अभी तक देखने को नहीं मिला है, या बंदी, या मतलब कोई भी, हाँ, मेल फीमेल कोई भी। तो इस बार क्योंकि पेपर हल्का सा मुश्किल था, ये कह सकते हैं हम। तो 131 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। कैसे आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी की, किताबें खरीदी या क्या किया, बताओ। मैम किताबें तो एक खरीदी थी मैंने PYQ के लिए, क्योंकि एग्जाम तो ऑफलाइन होने वाला था। तो ऑफलाइन के लिए ये जो लास्ट टाइम ना दिसंबर में जो एग्जाम खत्म हुए हैं, वो 22 शिफ्ट में या 23 शिफ्ट में एग्जाम हो, तो उसके लिए एक अलग से कंपाइल किया हुआ बुक मिल गया। ठीक है। तो उसके लिए मैंने मैम ये बुक खरीदी थी। और रही बात ये, जैसे कि CDP जो है मेन स्ट्रीम पढ़ाई से बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग है। अगर आप CDP, हाँ भाई, बचपन से हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बट CDP कोई नहीं पढ़ता बचपन में। तो जैसे कि आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग में आके थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं। थोड़ा बहुत पढ़े हैं। और इसके बाद ना ये कहीं से तो शुरुआत करनी, क्योंकि जैसे ही 16 जुलाई बीता, इसके बाद ऐसा लग रहा था एग्जाम जस्ट काउंटडाउन जैसा होने लगा। तो फिर मैम ये आपकी एक वीडियो है 4 घंटे की मैराथन वाली, वो 10 या 11 मिलियन व्यू है, तो वहीं से शुरुआत किया था मैम। और अपने वो शायद CDP की आज तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो। वो वीडियो मैं एक दिन देखा और फिर अगले दिन फिर रिपीट कर दिया उसी वीडियो को। और उसके बाद अपने जो नोट्स दिए थे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करने में थोड़ा सा मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, उसको प्रिंट आउट निकलवा लिया। बहुत बढ़िया। हाँ, वो फ्री नोट्स है सभी के लिए। यस मैम। तो उसी का ऐसा फ्री नोट्स में फिर आप जो वीडियो में एक्स्ट्रा बताती थी, वो कहीं जगह रहता था, वहां पे मैं लिख लेता था। नाइस। तो 3 ही है बेसिकली अगर कहना चाहे तो। एक तो लेक्चर आपका जो यूट्यूब पे है, और दूसरा फ्री नोट्स जी, उसका मैंने प्रिंट आउट करवा, और इसका एप्लीकेशन जो है जी, उसके लिए मैंने PYQ लगवाए थे। लगभग 14-15 लगवाए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो OMR पे प्रैक्टिस की, जैसे OMR शीट मैंने दी थी तो प्रिंट आउट निकलवाया उसका भी? OMR पे ही शुरू से ही, मतलब 3-4 जो फर्स्ट के जो सेट थे उसके लिए तो मैं मतलब टाइम वाइम लेता था, एक बार 90 फिर 60। अच्छा। लेकिन जब 3-4 हो गए, जैसा लग रहा था ठीक हो गया मेरा, तो 2.5 घंटे लगातार। अच्छा। हाँ, तो वो 12 लगभग किया था। बहुत बढ़िया। 10-11। तो पेपर में टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल में फिर? टाइम मैनेजमेंट ऐसा करके गए थे, तो टाइम मैनेजमेंट दिक्कत ना आए, लेकिन थोड़ा रियलिटी अलग हो जाता है, क्योंकि मैम ऑफलाइन एग्जाम का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। तो हम 30-30 मिनट प्रत्येक स्लॉट को दे दी थी। लेकिन जब ऑफलाइन सेंटर पे आप जाते हैं तो ऐसा वो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज रहते हैं, 3-4 बार साइन, फिर थम्स अप, तो ऐसा तो 20 मिनट मेरा ऐसी, फिर आगे वाले भी पीछे वाले भी, तो डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। तो 15-20 मिनट ऐसे ही गायब हो गए। तो इसके लिए मैम इंग्लिश के लिए मेरे को 15 ही मिनट मिला, और
जबकि उसमें पैसेज होते हैं तो दो। पैसेज एक छूट ही गया, अच्छा, एक पैसेज पढ़ ही नहीं पाया, ऐसे ही लगा दिया घोरा, मतलब घेरा, लेकिन वो सही ज्यादा नहीं हुआ, तो हो सकता था 3-4 मार्क्स और बढ़ ऑफ कोर्स, जाते। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सौरभ ये कह रहे हैं कि बेशक इन्होंने ओएमआर पे प्रैक्टिस की थी दिमाग में, जैसा कि मैं हर साल कहती भी हूँ कि 30-30 मिनट बांट लो आप 5 सब्जेक्ट को, लेकिन वहाँ फॉर्मेलिटीज होती ही हैं, और जहाँ पे बेटर सेंटर्स या जहाँ बेटर मैनेजमेंट होता है वहाँ क्या होता है, फॉर्मेलिटीज पहले करा लेते हैं पेपर से। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि थोड़ा सा क्या कहें उसको, मतलब ढीलापन कह लें या फिर थोड़ा मैनेजमेंट की कमी कह लें, कि पेपर के दौरान चीजें डिस्टर्बेंस हो रही होती हैं, और कई बार ये होता है कि पेपर जाने से पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी ही होती हैं, तो वो 2-4 मिनट या जितना भी टाइम उसमें लग रहा है, तो एटलीस्ट हमारी स्पीड उतनी होनी चाहिए कि हम उस चीज की वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो, या फिर हम पेपर और जल्दी कर पाए। क्योंकि ये है अगर आप 2 घंटे 10 मिनट में पेपर घर पे कर ले रहे हैं, वो मेरे से मिस्टेक हुआ। हाँ। जो भी ऑफलाइन अगर एग्जाम होगा तो 2 घंटे 10 मिनट घर से करके ही जाइए, क्योंकि 20 मिनट पे लगेगा ही। बिल्कुल। और इसमें फिर एक और चीज होती है, जैसे आइडियली मैं कहती हूँ भाई 30-30 मिनट बांट लो आप, लेकिन उसमें है क्या कि अगर आपने सीडीपी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, मान लो 5 से 7 मिनट लगते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से सीडीपी पढ़ी हुई है वो 30 क्वेश्चन करने के लिए, चलो 2-3 मिनट लग गए आपको ओएमआर भरने में 30 क्वेश्चन का, तो मतलब आपके 15 मिनट, मैं मान के चलती हूँ 15 मिनट में सीडीपी कर ली, वो 15 मिनट जो बचे हैं उस सेक्शन के वो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में यूज करेंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर आपका छूट जाएगा, लेकिन 30 से कम में अगर कोई कर लेगा एक सेक्शन को, तो उससे आगे वाले सेक्शन के लिए टाइम मिल जाएगा, और इस तरह की फॉर्मेलिटीज के लिए भी टाइम। इस बार सीडीपी का ना लंबा क्वेश्चन, इस बार मुश्किल थे क्वेश्चंस, मतलब उनकी लैंग्वेज, क्योंकि अगर मैं एक लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जो पहली बार पेपर देने जा रहा है, क्योंकि टीचर्स पढ़ रहे हैं, वो सालों से पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखते हैं हर साल की लैंग्वेज और इस साल की लैंग्वेज, उसमें अंतर है। और आपने 1 महीने में तैयारी की है, अगस्त में पेपर था आपका 23 को, और आपने जुलाई से शुरू किया। बहुत बढ़िया। तो डीएलएड में भी आप बता रहे थे कि वीडियोस वगैरह, एनईपी वगैरह की जो वीडियोस हैं वो सब चीजें, वो जो भी मनोवैज्ञानिक का वीडियो सब आता है, तो सिलेबस का भी पार्ट है, तो ऐसे पढ़ने के लिए इंडिविजुअल भी मिल जा रहा था, क्योंकि एग्जाम भी था, तो एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आए, 80% आए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट ईयर में 80% आए, उसके लिए भी कांग्रेचुलेशंस। और सौरभ बता रहे थे, हमारे एक और लर्नर बता रहे थे, तो मैं सौरभ से चर्चा करने लगी, तो सौरभ ने बताया कि दरभंगा में या बिहार के कुछ एरियाज में धड़ल्ले से बिकते हैं नोट्स, जबकि वो फ्री नोट्स मैं देती हूँ, तो ऐसी चीज़ों से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको या प्रिंट करा सकते हैं, तो क्यों मतलब उस चीज़ को लेकर के, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो जान के ले रहे हैं भाई उनका मतलब वो एक अलग प्रोसेस है पूरी। तो खैर कुल मिला के फायदा होना चाहिए। कोई टिप आपको लगता है कि सीटेट को देने जाने से पहले या तैयारी करते समय ध्यान रखनी चाहिए किसी को? इसमें वही नोट्स को ना, ये जो खासकर सीडीपी का नोट्स है और ईवीएस का नोट्स है, उसको जितना बार आप मल्टीपल रिवीजन मांगता है वो चीज, क्योंकि ये जो सीडीपी का जो नोट्स है, तो उसमें मैम ऐसा लगेगा आप पढ़ के गए, ठीक, जब आप पीवाईक्यू बनाने के लिए जाएंगे लगता है कि 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर से नहीं आ रहा, फिर से जाना पड़ेगा, तो वो मतलब एवरी जो वर्ड जो है ना वो प्रीवियस ईयर से आ रहा है, ठीक बात तो उसको मल्टीपल रिवीजन चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। और इसमें मैं समराइज करती हूँ सौरभ की बात को, कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लगभग हर एक व्यक्ति जो भी अच्छा स्कोर कर रहा है वो सेम बात आपको कहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल रिवीजन ऑफ नोट्स जो भी आपने बनाए हैं या मैंने नोट्स अगर दिए हैं फ्री, तो उनका मल्टीपल रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप पढ़ के कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट काफी होते हैं, नहीं तो सिलेबस तो सेम ही है, तो बस वो समझ के पढ़ के समझने का तरीका आपको आ जाएगा प्रीवियस ईयर। यस मैम, सीटेट ना ये डिफाइंड सिलेबस है, उसी से वो हाँ, उससे बाहर जाता नहीं, बाहर जाता नहीं, तो इसलिए वो अपनी वो जो नोट्स और भी लगता रहता है और भी इंपॉर्टेंट है जब आप पीवाईक्यू बनाते हैं, क्योंकि वही सेम चीज मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नोट्स दिए भी बहुत प्रिसाइज है मैंने, मतलब बहुत कम शब्दों में बात कही, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, 30-35 दिन ही थे, तो इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए मौका ही नहीं मिला, तो ईवीएस तो ऐसे कहा जाता है 3, 4, 5 का पढ़े, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो वो नोट्स में दिया हुआ था पूरा, उसी को मैंने बार पहले लेक्चर देखा, फिर ऐसे करके बहुत बढ़िया, और जो भी एडिशनल रहता था उसको मैं ऊपर नीचे लिख लेता था। तो सौरभ, हम आपके बेहतर भविष्य की क्या शुभकामनाएं आपको देते हैं और मंगल कामना करते हैं, कह सकते हैं, मुझे ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, बट सच में अच्छा लगा मिलके, आप इतनी दूर से आए और अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, मधुबनी पेंटिंग हमारे लिए लेके आए, मेरे लिए भी ये मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है जब आप इतने सालों से लगातार काम कर रहे होते हैं, तो आप लोगों से मिलना मतलब हमेशा ये एक इंस्पायरिंग चीज़ होती है मेरे लिए भी, और जब आप बताते हैं अपने आसपास का कि हाँ कॉलेज में भी लोग देखते हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें ऑफ कोर्स मोटिवेटिंग होती हैं, और ऑल द बेस्ट आगे के एग्जाम के लिए, आप आगे के एग्जाम्स की तैयारी करें, और हम मिलेंगे फिर सिलेक्शन के बाद। यस मैम, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू।